नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे। और एफ आई एंड डी आईज़ का डाटा आ चुका है। 17 फरवरी का ये डाटा जो कह रहा है, ये थोड़ा शॉकिंग डाटा है मेरे लिए। क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि एफ आईज़ यहाँ पे आप पहले हम ये देखने कि ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एफ आईज़ एंड डी आई का डाटा मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। तो आप उसके लिए क्या करिए कि आप अपना सेंसिबल या कई जगह से आप इसका डाटा निकाल सकते हैं, अपने ब्रोकर के डाटा में भी देख सकते हैं। यहाँ सेंसिबल में से आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपके इतने ब्रोकर्स होने चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी मेरा जीरोधा ICICI और 2-3 जगह है जहाँ पे मैं अपना अकाउंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप जाइए, एनालिसिस में आप FI एंड DI का डाटा भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये चेक करना है। अब आपको पर्टिकुलर FIs का चाहिए डाटा तो आप यहाँ पे FI टिक कर लीजिए। FI का नहीं चाहिए आपको, प्रॉप का चाहिए तो प्रॉप का भी आप यहाँ डाटा देख सकते हैं, या फिर क्लाइंट ने क्या काम किया उसका भी डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। DIs बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस में नहीं रहते हैं क्योंकि ये कैश मार्केट में काम करते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपके पास में ये आपको DI का डाटा मिल जाएगा। तो ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं मेजर कौन रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, प्रॉप डेस्क रहते हैं, या फिर प्रॉप का मतलब ये भी है कि जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं जो अपने अपने मनी से वो लोग करते हैं ट्रेडिंग। एंड क्लाइंट में रिटेलर्स आ जाते हैं, इसमें क्लाइंट छोटे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं हमारे और आप जैसे लोग, और प्लस HNI भी आ सकते हैं इसमें। DI जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक AMCs जो म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह हैं ये काम करती हैं। LIC ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों देखेंगे कि FI का डाटा क्या कहता है। FI का डाटा ये कह रहा है कि FIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को 3639 ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्होंने ऐड किए हैं। मतलब ये बुलिश है लेकिन माइल्ड बुलिश है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अगर शेयर मार्केट को, इंडियन शेयर मार्केट को देखते हुए बहुत ज़्यादा कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। वहीं पे कॉल ऑप्शन की अगर बात करें तो कॉल ऑप्शन में उन्होंने नेट 4765 कॉल शॉर्ट करी है एंड 2478 पुट को शॉर्ट किया है। कॉल ज़्यादा शॉर्ट करी है, पुट कम शॉर्ट करी है, तो नेट यहाँ पे वो बेरिश है और यहाँ पे क्या है, बुलिश है। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बुलिश है बट माइल्ड बुलिश है, बहुत ज़्यादा उनके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है। अब FIs का डाटा देखने के बाद में प्रॉप पे डाटा आता है। तो प्रॉप का डाटा में क्या कहता है कि इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने कुछ शॉर्ट्स किए हैं इंडेक्स में। अब किस पर्टिकुलर इंडेक्स में किया ये नहीं पता है, आई होप कि निफ्टी 50 या बैंक में अगर कहीं उन्होंने किया हो। तो यहाँ पे नेट शॉर्ट है। एंड ऑप्शन डाटा की अगर बात करें तो आप देखना इतना ये 56,887 ये पुट को शॉर्ट करी है। मतलब पुट शॉर्ट करने का मतलब ये पुट शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पे इसके अपोजिट इन्होंने क्या किया है, इसके अपोजिट नहीं, इसके फेवर में ही इन्होंने कॉल को बाई किया है। 64,641 ये इन्होंने कॉल बाई किया है। तो आप ये दोनों डाटा सेम तरफ जा रहा है। यहाँ पे पुट बेच करके इन्होंने ऊपर मार्केट ले जाने की कोशिश करेंगे, और ये जो नया इन्होंने 64,641 ये कॉन्ट्रैक्ट सेट किए कॉल बाई करके। तो नेट यहाँ पे इन्होंने मार्केट में क्या किया, मार्केट एक ही दिशा में लेके जाना चाहते हैं। दोनों को ऐड करें तो 1.22 लाख के आसपास 1.22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए इन्होंने मार्केट में। एग्रेसिव बुलिश हैं ये। एग्रेसिव बुलिश होने का मतलब ये है कि मार्केट ये ऊपर देख रहे हैं। अब प्रॉप के अलावा क्लाइंट क्या सोचता है, यहाँ पे क्लाइंट ने क्या काम किया है। इंडेक्स फ्यूचर में 1860 कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने शॉर्ट करी है। तो इन्होंने मतलब ये देख रहे हैं रिटेलर कि नीचे मार्केट जाएगा। वहीं पे अगर इंडेक्स की बात करें तो कॉल ऑप्शन में, इंडेक्स में कॉल ऑप्शंस में इन्होंने 59,876 को कॉल शॉर्ट करी है। मतलब मार्केट को ये बेरिश देख रहे हैं और यहाँ पे पुट भी बाई कर गए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये इन्होंने नीचे की तरफ ऐड किए हैं। मतलब मार्केट को ये एग्रेसिव बेरिश देख रहे हैं। कौन? रिटेलर। प्रॉप वाले क्या कर रहे हैं, एग्रेसिवली बुलिश देख रहे हैं। तो अब मेन लड़ाई FIs तो बेचारा कुछ ज़्यादा नहीं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, FIs कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। FIs के जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत कम लग रही है मेरे को। यहाँ पे दोनों की पोजीशन साइजिंग में अगर देखा जाए तो प्रॉप एंड रिटेलर ये दो मेन लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है, एक तरफ आप देखो प्रॉप में क्या हो रहा है कि ये
एक 1.22 लाख यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहा है एग्रेसिवली बुलिश के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं एग्रेसिवली बेरिश के लिए। तो अगर इन दोनों का भी डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा बुलिश अपने को मार्केट दिख रहा है, क्योंकि एफआईज जो है, एफआईज ने भी कुछ बाय किया है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये माइल्ड बुलिश है। और यहाँ दोनों को डाटा निकल करके प्रॉप एंड क्लाइंट का, इससे ये निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे ये नेट डाटा बुलिश हो रहा है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके मेरे कहने का मतलब यहाँ से हम क्या फेच करने की कोशिश करें आप वो समझिएगा। तीनों का डाटा अगर हम यहाँ पे निकालें और एक समराइज़ करें तो एफआईज माइल्ड बुलिश है, प्रॉप एग्रेसिवली बुलिश है, रिटेलर जो क्लाइंट है वो एग्रेसिवली बेरिश है। तो तीनों का डाटा कंपाइल करने पे मार्केट को अपना ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है एक सक्सेसिव सेशंस में, लेकिन कितनी मिलेगी वो कल का जो रियल टाइम डाटा होता है उससे भी पता चलेगा। ये आज की पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कल मार्केट मतलब एक अच्छा खासा ओपन, अगर फ्लैट हुआ तो आप ऊपर की पोजीशंस ले सकते हैं, या फिर अगर गैप अप हुआ तो मार्केट वहाँ साइडवेज होकर के थोड़ी देर में बुलिश सिग्नल दे सकता है वहाँ आपको, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस वहाँ पे बना सकते हैं। अब यही चीज़ हम चार्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे चार्ट में हो रहा है। तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी 50 में मैंने जो टाइम फ्रेम आज चुना है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम चुना है। ये क्यों मैंने चुना है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम में 27 जनवरी, ये है 10 फरवरी और ये है 17 फरवरी। मतलब 3 वीक में जो कैंडल्स आ रही हैं यहाँ इस प्राइस के पास में आ रही हैं, ये लेवल है 22,960 या 50, आप एक तरह से पकड़ लीजिए। तो ये लेवल को सॉरी माय मिस्टेक, ये 22,711 ये लो हम एक पकड़ सकते हैं यहाँ पे, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ये कैंडल्स 3 वीक से रिस्पेक्ट कर रही हैं कि इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा 700 के नीचे। अगर इसके नीचे गया इस प्राइस के यहाँ से, अगर प्राइस ब्रेक हुआ 700 के नीचे, तो आप ये मान लीजिए कि 600 और 500 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पहला आपका टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 350। अब कई लोग ये सोच सकते हैं क्या मार्केट इतना नीचे जा सकता है? मार्केट में देखिए प्राइस एक्शन मतलब सबसे बड़ा भगवान है हमारे लिए। प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि नीचे मार्केट अगर ये 700 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे, अदरवाइज ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए यहाँ से एक अपना ये सपोर्ट बन रहा है, फिर एक सपोर्ट ये बन रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ, ये दो प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ में ये सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये गैप फिलिंग के लिए 23,150 या 23,200 तक का मार्केट मैं देख रहा हूँ कि एक पुल बैक दे सकता है। अगर फर्दर गिरना होगा तो फिर यहाँ कहीं से गिरेगा, अदरवाइज यहाँ से मैं ऊपर ही देख रहा हूँ इस जगह से। अगर किसी को लॉन्ग ट्रेड करना है नीचे बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बाय ऑन डिप करने पे आपको स्ट्रिक्ट एसएल डालना पड़ेगा, आपको हेज में बैठना है 22,700 लेवल पर। अब मार्केट में क्या हो रहा है, अगर अपने को सेफ जाना है तो ये एक वीकली का स्विंग बना है जो कि 23,500, अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग आती है तो आप अगले लेवल पे काम कर सकते हैं, 24,000 तक का लेवल देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट में कोई रिकवरी के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जब जब रिकवरी देखी गई है बड़ा प्लेयर आकर के इसमें प्राइस को डंप कर देता है करके, मतलब एग्रेसिवली शॉर्ट करता है। अब आप देखो मार्केट में जब भी बड़ा एक फॉल कैसे आया, ये 26,000 का लेवल था, 26,200 के लेवल से मार्केट एक चैनल पे गिरती जा रही है। अब ये देखिएगा, ये देखिए चैनल पे गिर रही है मार्केट। मैं इसको हटा देता हूँ आपको 13.5, ये देखिए 5 में भी हटा देता हूँ, 200 में तो ये रखता हूँ मैं। ये देखिए, तो एक चैनल में मार्केट फॉल होती जा रही है, मतलब नए लोअर लो बनते जा रहे हैं। यहाँ से आया मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर शॉर्ट हुआ, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे, तो इस जगह पे प्राइस थोड़ा रुक रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पोजीशन ऊपर की तरफ बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 23,100 के लेवल तक। लेकिन आपको अपनी पोजीशन हेज में बनानी है।
आपको एग्रेसिवली बुलिश नहीं होना है और आपको स्ट्रिक्ट एसएल अपनी पोजीशन का होना चाहिए 22,700 के नीचे। क्लोजिंग अगर 10-15 मिनट की कैंडल मिल जाती है, आपको अपनी पोजीशन से छोटा मोटा जो भी लॉस है काट के निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आया तो फिर 500 लेवल आराम से पहुँचेगा, 500-600 के लेवल देखने को मिलेंगे। और मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से 700 के लेवल अगर ब्रेक हुआ, 500 के लेवल ब्रेक हुआ, तो ये अपना वीकली का 100 MA आता है, जो कि आता है 22,000 का लेवल। 22,000 के लेवल पे मार्केट शायद रुके, यहाँ पे रुके। अब वैसे तो भगवान करे यहाँ पे ना आए, क्योंकि सारे रिटेलर्स बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, सभी के पोर्टफोलियो बहुत डीप रेड है, तो ऐसा ना हो। बट प्राइस एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करिएगा, भगवान भरोसे, और यहाँ पे अनुमान के हिसाब से काम मत करिएगा। तो ये मेरी चार्ट के हिसाब से वीकली एनालिसिस थी। अब आज का जो कारोबार हुआ है निफ्टी 50, वो देख लेते हैं कैसे हुआ है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जो अपने मूविंग एवरेजेस हैं 100-200 में, प्राइस इसके नीचे चल रहा है काफ़ी दिन से। जिस दिन मार्केट में यहाँ ऊपर 23,800 के ऊपर सस्टेन करेगा और मार्केट में ऊपर का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, तो मार्केट एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देगा। तो आप परेशान मत हो कि इस समय देखिए कोई भी एक्सपर्ट अगर ये बोले कि मेरा पोर्टफोलियो रेड नहीं है, तो ये या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो उसमें डमी अकाउंट में अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किया है उसने। तो सभी जितने हैं रिटेलर्स, वो प्राइस हायर लेवल पे उन्होंने बाय किया था, और लॉन्ग टर्म बोल करके वो सारे अपने पैसे अभी मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वो सभी का पोर्टफोलियो 20-25% से लगभग डाउन है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20-25%, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा उनके पास पोर्शन था, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी यहाँ पे जम के धुलाई हुई है। और लोगों ने पोर्टफोलियो उस टाइम पे बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं बनाया था। अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया होता तो आपका 15% से ज़्यादा यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन नहीं होता है। तो ये आज की मेरी FIs एंड DI के हिसाब से एंड डाटा के हिसाब से एनालिसिस थी। अब चार्ट में डेली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। ये एक सपोर्ट बन रहा है, तो ये सपोर्ट बन रहा है, तो 22,750 का एक आप ऐसा पकड़िए यहाँ से, और पहला आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ से, पहला टारगेट आपका 23,000 का ही लेवल है। अगर ऊपर मार्केट निकालता है, अगर 23,000 के ऊपर निकलता है, तो एक छोटा सा में कहीं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है 1-2 सेशन में। मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है। अगर प्राइस इसको निकालने हैं और अगर नीचे लेके जाना है, तो कम से कम इसका इस स्विंग का 50% रिट्रेस होना चाहिए। अब 50% कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ फिर से। ये स्विंग मैंने पकड़ा, ये हाई, और ये मैंने पकड़ा लो, तो अराउंड 50% आता है 23,250। इस लेवल पे कहीं आपको मार्केट अगर मिलता है, मैं एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, ये है 22,250-260 का लेवल, जो कि मेरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, और मैं अपना फिब जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये लीजिए। और ये सारी भी मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। ये लीजिए। तो इस स्विंग का, डेली की इस स्विंग का, अगर मार्केट फर्दर गिरना है तो ये 50% तक रिट्रेस करके यहाँ तक कहीं आएगा 23,250-260 के आसपास, या 300 के आसपास लेवल पे। यहाँ से कुछ अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल दिखती है डेली में, तो आप नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 22,700, 500 और 600। ये लेवल्स पे आपको कहीं आप मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 5 के ऊपर सपोर्ट लेगा, ये 23,250 के ऊपर, फिर 23,300 के ऊपर सपोर्ट लगा, जो 60% के अराउंड आता है, और यहाँ से आपको पहला टारगेट मिलेगा 23,800 का। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर आप एक रिकवरी मार्केट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अभी एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो मार्केट में निफ्टी के जो प्राइस हैं वो ओवरसोल्ड हैं। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, RSI भी जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिखा रहा है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर कुछ दिखती है 40-50 के आसपास निकलता है, और ये प्राइस अगर यहाँ पे जाते हैं 23,300-400 के ऊपर,
तब मार्केट में एक रिकवरी का साइन मुझे कुछ नज़र आ रहा है। उससे पहले मुझे कोई रिकवरी का साइन नज़र नहीं आ रहा निफ्टी 50 में। तो पोर्टफोलियो को लेकर के आप परेशान मत होइए, पोर्टफोलियो में जो भी चीज़ पड़ी हुई हैं आप उनको रखे रहिए। अब घाटे में और निगेटिव मतलब इतना लॉस करके आप मत काटिए उनको। एक रिकवरी का जब मार्केट अपने हाई पे हो तो आप सोचिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। और आप बैलेंसिंग जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग भी आप करिएगा कि इस मतलब बढ़ती हुई मार्केट में आपने भर भर के स्मॉल कैप और मिड कैप जिस स्टॉक में हाथ रखते थे 40%, 30%, 50% सब हो जाते थे, लेकिन अब मार्केट वैसी नहीं रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है कहीं ना कहीं, और मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें अपनी स्लो डाउन हुई हैं। तो इस वजह से मार्केट में एक कंपनीज़ के जो क्वार्टर रिजल्ट हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। तो अप्रैल तक का सेशन जो है सीज़न है उसमें आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ में इन्वेस्टेड रहिए। और यदि कहीं से कुछ पैसे की जुगाड़ हो तो आप इस समय लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करिए। और लार्ज कैप में स्पेसिफिक जो बजट में आपको लग रहा है कि बजट में कौन सा सेक्टर जो है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसे इंजेक्ट करना है तो उस तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी बजट के बारे में कभी डिटेल एनालिसिस करने का मौका मिला तो मैं वो भी करूँगा कि बजट में कौन से सेक्टर फोकस में थे और जिस सेक्टर में पैसा बन सकता है आपका वो मैं डिटेल वीडियो में बताऊँगा। तो धन्यवाद, आज के लिए ये काफ़ी है। और ये ऐसी ही डिटेल एनालिसिस मैं डेली FIs एंड DIs की डालता हूँ, फोरकास्ट करता हूँ क्या कल मार्केट में क्या होगा। मेरा प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। जो प्राइस मुझे दिख रहा है उसी प्राइस पे मैं बात करता हूँ। वीडियो मेरा एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ उसके साथ बियर किए। जो मेरी यहाँ पे एनालिसिस है काइंडली उस पर आप फोकस करिए। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं क्या ये निफ्टी 50 में जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सेम एनालिसिस आपको बैंक निफ्टी में चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में चाहिए तो मैं शॉर्ट ड्यूरेशन का एक वीडियो 5 से 10 मिनट का बना करके एक शॉर्ट ड्यूरेशन का मैं एनालिसिस वहाँ पे भी डाल दूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहें और एग्रेसिव पोजीशन ना लॉन्ग करें। और अपने पोर्टफोलियो को देख करके आप रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो ना देखें, अदरवाइज़ आप हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच and please don't forget to subscribe and like my channel. It will motivate me to keep good work. Thank you so much.